पढ़ना शुरू किया। पार्टी के कई बड़े लीडरों ने जनता को सावधान किया है। किसान मजदूरों के नाम पर पूंजीपतियों की थैली से पार्टी चलाने वाले धोखेबाजों से होशियार। इससे आगे एक भी शब्द नहीं पढ़ा जा सका। गाली गलौज कीचड़ गोबर सब गुड़ गोबर। गणपत के पेट में पित्त का प्रकोप शुरू हुआ। अब बाई भी जोर मारेगा। हाँ, मिचली आने लगी है। कौन असली कौन नकली? कामरेड चोर घड़े और कामरेड जादव पिछले साल प्रांतीय किसान सभा का सभापतित्व करने आए थे। चोर। स्वागत भाषण में जादव जी ने उनकी कितनी तारीफ की थी, सब झूठ। और चोर ने बिहार की पार्टी को देशद्रोहियों का दल कह दिया है इस पर्चे में। गणपत ने तय किया कि वह पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा, हर जगह के बड़े और छोटे साथियों से मिलकर बातें करेगा, रोएगा, कल्पेगा, जनता की दुर्दशा की कहानियाँ सुनाएगा, खंजड़ी बजाकर गीत गाएगा। भैया झगड़ न जाहूँ कचहरिया। जादव जी और चोर केंद्रीय पार्टी ऑफिस के सामने लड़ रहे हैं, तलवार लेकर एक दूसरे पर हमला करते हैं और गणपत उन दोनों के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। शांति शांति, मगर दोनों की तलवार गणपत की गर्दन पर। गणपत की आंखों के आगे 15 साल पहले देखे हुए किसी नाटक का दृश्य उपस्थित हुआ, फिर बिला गया। उसकी देह रह रह कर सिहरने लगी। मलेरिया बुखार चढ़ने के पहले ऐसी ही सिहरन और कपकपी देह को झंझोड़ जाती है। गणपत ने कंबल ओढ़ लिया, कई किया, सौंफ की बुकनी मुंह में डालकर लेट गया। सिहरन के बाद तेज बुखार के साथ पाए, वह बकने लगा। 40 साल के बाद देश से मलेरिया उन्मूलन के बाद गणपत पहली बार बीमार पड़ा है। इस बीच कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। उसके मुंह से पहली करुण पुकार निकली, मैया पार्वती। उसने देखा शर्मा जी आए हैं, साथ में लाल लाल सेब और नारंगी लेकर। फल का रस निकालकर गणपत से कहते हैं, पी लो कामरेड, कलेजा ठंडा हो जाएगा। गणपत एक घूंट पीता है, उसका गला जलने लगता है। कड़वा जहर। पर्वतिया आई, पैताने में बैठकर पांव सहलाने लगी, मगर गणपत के बड़े भाई और बाबूजी हाथ में भाला लेकर आए और आंखें तरेरने लगे। रेशम मजदूर यूनियन भागलपुर की हड़ताल। गणपत खंजड़ी बजाकर जुलूस के आगे गा रहा है, दुनिया के मजदूरों एक हो। पुलिस आंसू गैस छोड़ती है। घुड़सवार सिपाही घोड़े को दौड़ाता, हड़तालियों को चाबुक से पटापट पीटता, रौंदता, धूल उड़ाता हुआ चला जाता है। गणपत जेल के एक गंदे सेल में पड़ा हुआ है, सिर पर पट्टी बंधी हुई है। पर्वतिया 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 पारो। 7 दिन सताने के बाद सतैया बुखार उतर गया। अस्पताल के डॉक्टर साहब ने जी जान से इलाज किया। कुसमी कह रही थी, 2 इंजेक्शन एक साथ देते थे डॉक्टर बाबू। और इसी डॉक्टर के खिलाफ गणपत ने बलराम के कहने पर पर्चा छपवा कर बंटवाया था, बिशनपुर अस्पताल के जुल्मी डॉक्टर को जल्दी बर्खास्त करो। सिर्फ 7 दिन का बुखार नहीं, गणपत को लगता है 35 साल से चढ़ा हुआ ज्वर आज उतरा है। इतने दिनों तक एक अंध सुरंग में वह चल रहा था, बेमतलब, बेकार, अकारत। कुसमी गर्म दूध में धान का लावा डालकर ले आई। डॉक्टर साहब बोले हैं कि पथ्य में मांगुर मछली चाहिए। शोभित को भेज दिया है, सांझ होते होते एकाध सेर मछली जरूर ले आवेगा। फिर कुसमी बोली, 7 दिन में गांव का बच्चा बच्चा आकर देख गया, कुशल पूछ गया, मगर कोई साथी कामरेड झांकी मारकर देखने के लिए भी नहीं आया। कल बलराम बाबू आकर कह गए हैं कि गणपत को अपने घर ले जाओ, पार्टी ऑफिस खाली कर दो, उसको बर्खास्त कर दिया गया है। परिवार, जाति, धर्म, समाज, सरकार और अन्याय अत्याचार से हमेशा लड़ने वाला लड़ाकू गणपत
आज अखाड़े में हारे हुए पहलवान की तरह पड़ा हुआ है। सभी उसकी पीठ पर एक लात लगाकर गाली देकर चले जाते हैं। 35 साल तक साधु सन्यासियों की तरह लंगोट बंद रहकर, जीभ, मुंह और मन में लगाम लगाकर उसने पब्लिक का काम किया। किसी का एक तिनका ना चुराया, ना पार्टी का एक पैसा गोलमोल किया। माँ बाप, भाई बहन, गांव समाज और पर्वतिया से भी बढ़कर पार्टी और पार्टी के झंडे को प्यार किया। बेकार। गणपत को लगता है कि चांद सूरज में भी दरार पड़ गई है। दुनिया की हर चीज़ आज दो भागों में बटी हुई सी लगती है। हर आदमी के दो टुकड़े, दो मुखड़े और दरका हुआ दिल। जिन बातों को आज तक पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों और जंगबाजों की बात समझकर अनसुनी कर देता था, आज वे ही बातें बार बार याद आती हैं। गणपत, तुम्हारे लीडर लोग यानी तुम्हारी पार्टी जाति और धर्म को अफीम कहती है, मगर तुम्हारे लीडर लोग अपने बच्चे बच्चियों की शादी किसी दूसरी जाति में क्यों नहीं करते? लड़के की शादी में कामरेड राम लगन शर्मा ने 25,000 रुपये तिलक में गिनवा लिया। तुम्हारे लीडरों के बच्चे दार्जिलिंग और देहरादून में पढ़ते हैं। तुम्हारे सेक्रेटरी की बीवी और कांग्रेसी मिनिस्टर होने के लिए जाति की गुटबंदी करती हैं। तुम्हारे तूफान जी ने मिल मालिक से मिलकर मजदूरों की गर्दन पर छुरी। गणपत के सामने एक से एक बड़े कामरेड की तस्वीर उभरती है। चोर, जादव जी, गोपाल जी, सिन्हा साहेब, ठाकुर जी, तूफान जी, सभी तस्वीरों के मुंह में बस एक ही बात निकली है, हम गलत रास्ते पर थे। एक अंध सुरंग से बाहर निकलकर गणपत बेदम पड़ा हुआ है। उसके पीले मुखड़े पर उसकी खिचड़ी मूछ लटकी हुई है। 35 साल तक वह गलत रास्ते पर गलत दिशा की ओर चलता रहा। ना जाने उसने कितनी गलतियां की, ना जाने कितने लोगों को गुमराह किया। यदि पर्वतिया का पेट गिराया न जाता तो उसकी संतान 35 साल की होती। यदि बेटा होता तो बलराम की उम्र का होता। अब पर्वतिया को उसने धोखा दिया, पहली गलती, जिसका फल वह आज तक भोग रहा है। कुसमी पिछले 5 साल से गणपत से प्रेम भाव का बर्ताव करती है। गणपत सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं समझने का भाव दिखलाता है, मगर बेवा कुसमी सती नारी की तरह टुकुर टुकुर उसका मुंह देखती रहती है। तिस पर अकालू महतो का पियक्कड़ बेटा ताना मार गया, बेवा मुसम्मात के साथ इश्कबाजी। कुसमी भरथा नाई को बुला लाई। हजामत बनाते समय कुसमी ने कहा, मूछ भी छांट दो, दूध बार्ली पीते समय लष्टम पष्टम हो जाती हैं। आलू का भुर्ता और गरम भात खाकर मुंह का कसैलापन दूर हुआ। सौंफ की बुकनी मुंह में डालकर उसने आईने में अपना मुखड़ा देखा। आश्चर्य, उसका मुंह ठीक उस मरियल घोड़े की तरह लंबा हो गया है जिसके 35 साल पहले अगले दोनों पैरों को छान कर कसाई मालिक ने छोड़ दिया था। जमीन पर लेटा हुआ, हुकुर हुकुर करके सांस लेता हुआ, टांगों को झटकारता। कौवों ने जिसकी देह में न जाने कितने घाव कर दिए थे, पर पर्वतिया हंसिया लेकर दौड़ी गई थी। पैरों के बंधन कट जाने के बाद मार तुहार घोड़ा बैठ गया था सिर झुकाकर, फिर धीरे धीरे धरती को सूंघने लगा था। गणपत ने धीरे धीरे अपने पैर फैलाए। बाहर कामरेड चंद्रिका की आवाज़ सुनाई पड़ी। एक लाल पगड़ी वाले सिपाही ने झांक कर अंगनाई की ओर देखा, बोला, चपरासी साहेब ता होने पर चटाई पर पैर पसार के पसरल बाड़न। थाने के दरोगा और सिपाही को देखकर गणपत की खाली खोखली काया में कुछ भरने लगा। उसकी शिराओं में झंझनाहट शुरू हो गई। उसने एक बार कामरेड चंद्रिका की ओर देखा। दरोगा साहब ने कहा, देखो जी गणपत, तुम आश्रम के चपरासी हो ना? तुम ताम मत बोलिए, मैं चपरासी नहीं किसी का। दरोगा ने चंद्रिका की ओर देखा। चंद्रिका जी बोले,
देखो गणपत, दरोगा साहब आश्रम पर दफ़ा 144 लगाने आए हैं। तुम। गणपत अब अच्छी तरह संभल चुका था। उसने स्वस्थ और निडर स्वर में जवाब दिया, यहाँ आश्रम कहाँ है? यह मेरा घर है, मेरी ज़मीन है। यह सार्वजनिक संपत्ति नहीं, किसी की पार्टी बंदी का अखाड़ा नहीं। पुलिस का सिपाही अंगनाई की ओर झांक कर कुछ देख रहा था। गणपत ने कड़क कर कहा, ए सिपाही जी, उधर जनाना हवेली में क्या ताक झांक कर रहे हैं? नौकरी भारी हुई है क्या? दरोगा ने पूछा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? कैसा सबूत? कागजी या जुबानी गवाही? शोभित की माँ, मेरी झोली इधर दे जाना। शोभित की माँ? यानी कुसमी घूंघट काढ़कर बाहर आई। गणपत झोली से अपना पोथी पत्तर निकालने लगा। मार्क्सवाद की मोटी बातें, किसानों और मजदूरों के गीत, जालिम जमींदारियाँ, गीत बैजवाड़ा का मशहूर प्रस्ताव, तेलंगाना की लाल भवानी, शहीद फिल्म के गाने, देश के दुश्मन, गणतंत्र। यह लीजिए कागजी सबूत, और जुबानी गवाही गांव के बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए। दरोगा साहब ने दस्तावेज के मुड़े हुए पन्नों को सीधा करके शुरू से अंत तक पढ़ा, फिर मुस्कुराकर चंद्रिका जी की ओर देखने लगे। यह तो ठीक ही कहते हैं, जमीन जायदाद सब इन्हीं के नाम से रजिस्ट्री हुआ है। चंद्रिका जी अब चिल्लाने लगे, बेईमान कहीं का, पब्लिक प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है? देखना है कि तुम। गणपत उठकर खड़ा हो गया। पब्लिक का नाम मत लो चंद्रिका, पब्लिक अंधी नहीं, सब कुछ देखती है, समझती है। अपने स्वार्थ के लिए पार्टी के टुकड़े टुकड़े करने वाले। कुसमी अंदर से ही बोली, इन लोगों के मुंह लगने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर साहब ने मना किया है ना, लड़ी मरे बरदा और बैठा खाए तुरंग। किंतु गणपत ने तब तक नारा बुलंद कर दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, फूट परस्तों मुर्दाबाद। पार्टी के दुश्मन सफ़ेद पोश। एकत्रित भीड़ में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। लोगों ने गणपत के साथ नारा लगाना शुरू किया तो दरोगा साहब जल्दी से बाहर चले गए। उन्होंने चंद्रिका से अंग्रेजी में कुछ कहा। सिपाही ने घबराकर कहा, हुजूर, यह पार्टी वालों का घरेलू झगड़ा है, अब यहाँ ठहरिएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। दरोगा और चंद्रिका के जाने के बाद एकत्रित लोगों ने जय जयकार किया। बोलिए एक बार प्रेम से गणपत जी की जय। किसानों के नेता गणपत जी, मजदूरों के नेता गणपत जी जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 35 साल में पहली बार अपनी जय और जिंदाबाद के नारे सुनकर गणपत का दिल उमड़ आया। कोलाहल और कलरव के बीच किसी ने भाषण देना शुरू कर दिया। भाइयों, इस बार ग्राम पंचायत के चुनाव में, मुखिया के चुनाव में इन लंबे कुर्ते और पजामे वाले फोकटिया बाबुओं के छक्के छुड़ा दो। आज रात यहाँ खूब धूम से किसान कीर्तन होना चाहिए। जब सभी चले गए और एकांत हुआ तो गणपत ने झोपड़ी के अंदर से आवाज़ दी, शोभित की माँ, जरा इधर आना। कुसमी अंदर गई। गणपत का चेहरा देखकर वह डरी। फिर बुखार आ गया क्या? उसने गणपत के कपाल पर हाथ धरा। गणपत ने कुसमी की कलाई पकड़ ली। उसके होंठ थरथराए। उसने कुसमी के चेहरे को अपने मुंह के पास खींच लिया। कांपती हुई आवाज़ में बोला, कुसुम, लेकिन यह पाप है, अन्याय है। पब्लिक की संपत्ति, पार्टी की जमीन, आश्रम में यह पाप, यह घोर पाप। कुसमी को भुने हुए सौंफ की गंध बहुत भली लगी। वह मान भरे स्वर में बोली, कैसा पाप? चंद्रिका बाबू ने पार्टी के चंदे से पुरैनिया में पुख्ता घर बनवा लिया। राम लखन बाबू ने जमींदारों से घूस लेकर गरीब रैयतों के मुकद्दमों को खराब कर दिया। सो कुसुम, लोग कुछ भी करें, मुझसे यह पाप कर्म नहीं होगा। तुम मुझे जिलाना चाहती हो तो अपनी झोपड़ी में ले चलो। कुसमी ने कुछ क्षण गणपत की डबडबाई हुई आंखों और तमतमाए हुए चेहरे को देखा, फिर बोली, और यह आश्रम? मैं ज़मीन वापस दे दूंगा लोगों को। 10 जन की दी हुई चीज़ धर्मदा होती है। इसे अकेला भोगने वाला कभी सुख चैन से नहीं रह सकता। और अब मुझसे पब्लिक का काम नहीं हो सकेगा। जब पार्टी ही टूट गई,
वह बच्चों की तरह हिचकियाँ लेकर रोने लगा। कुसमी अपने गंदे आंचल से गणपत के आंसू पोंछती हुई बोली, रोइए मत। गणपत ने कुसमी को छाती से चिपका लिया। आह, 35 साल के बाद औरत की छाती की गर्मी उसकी देह में पहली बार आंधी की तरह समा गई। उसने कुसमी के काले काले होठों को चूमने के लिए मुंह बढ़ाया, किंतु रुक गया। नहीं कुसमी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, चलो अपने घर। यहाँ एक क्षण भी रहने का मुझे अधिकार नहीं। कुसमी उठ खड़ी हुई, गणपत का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, चलो। माँ, भैया देख कितनी मछली ले आया हूँ। शोभित ने बांस की टोकरी सामने रख दी। काली काली मांगुर मछलियाँ छलमलाने लगी। कुसमी बोली, मछली का सगुन शुभ होता है। कुसमी ने अपने इकलौते जवान बेटे से कहा, बबुआ तुम काका को सहारा देकर ले चलो, मैं बिछावन समेट कर ले आती हूँ। शोभित ने अपनी माँ का मुंह देखते हुए कहा, कहाँ? गणपत बोला, जहाँ तुम्हारा जी चाहे बेटा। गणपत ने एक बार उलटकर देखा। पार्टी का झंडा बदरंग होकर भी फड़फड़ा रहा है हवा में। उसे लगा कि वह खुद पार्टी का झंडा है जिसे शोभित कंधे पर ढोकर ले जा रहा है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। यदि आपको मेरे वाचन में कोई त्रुटि महसूस हुई हो या आप कोई और सुधार चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।